नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? अभी देखो, ऑपरेटर क्या है? मैथ दो प्रकार के हैं। मैं तो सिंपल वे से बताता हूँ आपको कि एक तो मैथमेटिकल होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर, और दूसरा होता है लॉजिकल। बस इतना ध्यान में रखो फिलहाल के लिए, ठीक है? हम आगे आगे देखेंगे कि क्या है, कैसे यूज करना है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी सिंपल क्या है? मैथमेटिक्स में हम यूज करते, प्लस यूज करते, हाँ यूज करते, माइनस यूज करते करते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते, डिवीजन करते, और ये मॉडुलस है। मॉडुलस यानी क्या करता है? ये रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है, ठीक है? मॉडुलस क्या फाइंड आउट करके देता है? रिमाइंडर। ये आपको पता है प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये मॉडुलस ऑपरेटर जब कभी हमको रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मॉडुलस यानी परसेंटेज जो साइन है उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। उस नाम क्या है इसका? मॉडुलस, ठीक है? तो मॉडुलस ऑपरेटर फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर, ये ध्यान में रखना, ओके? तो ये हमारे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अभी हम लॉजिकल की बात करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो एंड और, तो मैं पहले तो लिख लेता हूँ एंड, और, नॉट, ठीक है? ये बेसिकली तीन ही लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। तो सी में क्या होता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में देखा होगा कि एंड और नॉट, ठीक है ना? वही है वो। तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे? एंड कैसे एंड को किस तरीके से लिखना? एंड इस तरीके से, ओके? और किस तरीके से लिखना है यहाँ पे? और को लिखने के लिए पाइप का यूज किया जाता है, तो इस तरीके से और को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? ये बटन किसके? एंटर बटन के ऊपर है, शिफ्ट करके आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। एंटर बटन के ऊपर है, शिफ्ट दबाना, और उसके बाद इस तरीके से यूज करना, तो दैट इज और। नॉट के लिए कौन सा यूज सिंबल किया जाता है? नॉट यानी वन, वन बटन के ऊपर है, शिफ्ट और वन, इस तरीके से करेंगे तो दैट इज नॉट, ठीक है? तो ये, इसके बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ये आपको आता है, ठीक है? अभी इसके बारे में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपको आइडिया हो मगर याद नहीं हो, ठीक है? तो हम एंड के बारे में बोलते हैं, और के बारे में, और नॉट के बारे में, ठीक है? सबसे पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, नॉट, ठीक है? नॉट में सपोज कंसिडर कीजिए कि आपका एक वेरिएबल है, वो ए, ठीक है? और दूसरा एक वेरिएबल है, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है उसका, ठीक है? तो सपोज वन है, वन है, और आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया है, तो नॉट ऑफ वन क्या होगा? नॉट ऑफ वन इज जीरो, नॉट ऑफ वन इज जीरो, समझ में आया ना? यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रू है ये, सपोज कंसिडर कर लीजिए ये ट्रू है, नॉट ऑफ ट्रू यानी क्या होगा? फॉल्स होगा। नॉट ऑफ ट्रू यानी क्या होगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है? नॉट ऑफ ट्रू यानी क्या है? फॉल्स है। तो अभी वन यानी क्या करना? ट्रू कंसिडर करना, और जीरो यानी क्या कंसिडर करना? फॉल्स कंसिडर करना। बस इतना दिमाग में रख दो अभी, क्योंकि वो लॉजिकल है, ठीक है? तो ये हम नॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉट में अगर सपोज ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल को हमको फॉल्स करना है, और वो वेरिएबल ट्रू है, तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज करके, सपोज मैं यहाँ पे, देखो ये ए है और ये है ए नॉट, ठीक है? आ गया समझ में आपको? अभी समझ में आ गया होगा, क्लियर? ये ट्रू है, ए में क्या है अभी फिलहाल? वैल्यू क्या है? ट्रू। और हम नॉट ए क्या होगा हमारा? फॉल्स, ओके? ठीक है? सिंपल, नॉट ए मीन्स अपोजिट ऑफ दैट। अगर ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स होगा, तो ये नॉट ए क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? अपोजिट ऑफ द ट्रू और फॉल्स, आइदर और, ओके? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट लॉजिकल इज एंड। अभी एंडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको आइडिया होगा शायद। ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल, यानी दो कंडीशंस है कंसिडर कीजिए, और ये मेरा रिजल्ट है उसका, ठीक है? यानी ये रिजल्ट है मेरा, ए और बी का रिजल्ट है, ए एंड बी का रिजल्ट है। देखो ए अगर वन है, ठीक है? मैं जीरो जीरो से स्टार्ट करता हूँ। ए अगर जीरो है, बी भी जीरो है, तो एंड क्या होगा? जीरो, जीरो जीरो, जीरो, ठीक है? एंड का मीनिंग सिंपली कंसिडर कीजिए कि भाई इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जीरो जीरो जीरो, ओके? एंड का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, जीरो। अभी ये जीरो है,
और ये वाली सेकंड वाली एंट्री 1 है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बोला है हमने तो 0 ही होगा। उसके बाद ये 1 है और ये 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, अगेन 0 ही होगा। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ही ये क्या होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये होगा एंडिंग का चार्ट, समझ में आया। उसके बाद ऑरिंग, उसके बाद और मैं समझा के देता हूँ ये कंडीशन, ये किस तरीके से जा रहे हैं हम तो। और यानी पाइप, ठीक है, इस सिंबल को हम पाइप सिंबल कहते हैं। ओके, ए और यहाँ पे अगेन बी, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए और बी। ओके, तो देखिए अभी इसमें और यानी प्लस करना, सिंपल, 0 0। अभी आपको पता है 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 प्लस 0 0 ही होगा, और क्या होगा, है ना। 0 प्लस 0 अगेन 0, 1, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। अगेन 0, अगेन 1 और 0, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 और 0 ऑलवेज 1 ही होगा ना, और क्या होगा। ठीक है, और 1 और ये 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि बाइनरी में चलता है, इसलिए 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा ऑरिंग का कंडीशन है। देखो इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए पहले। एंडिंग का मीनिंग है कि भाई अगर दोनों अगर वेरिएबल हमारे 0 0 है और हम एंड ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। यानी अगर मैं बोलता हूँ ये फॉल्स फॉल्स कंडीशन है तो उसका आंसर फॉल्स ही आएगा। फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ही आएगा। ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ही आएगा। वन यानी ट्रू ट्रू है, बोथ आर ट्रू, देन एंड देन ओनली एंडिंग ऑपरेशन विल बी ट्रू। ठीक है, कौन से कंडीशन में चलेगा लॉजिकल ऑपरेटर, जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे तो ही ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये बाकी कंडीशन में 0 आ रहा है यानी फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर दोनों कंडीशन 0 0 है तो ही ये 0 आ रहा है, बाकी कंडीशन में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। यानी इसका मीनिंग क्या, एक कोई भी कंडीशन अगर 1 है तो भी 1 आएगा, और दोनों कंडीशन 1 है तो भी 1 आएगा, ये ध्यान में रखना। तो ये ऑरिंग का ऑपरेशन हो गया और ये एंडिंग का ऑपरेशन हो गया, एंड और ऑपरेशन। ओके, तो इस तरीके से हमको एंड और, ये समझ में आ गया क्या, ये लॉजिकल ऑपरेटर तीनों, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए लगने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे हमको कंडीशनल, ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर कैसे कंडीशनली यूज होते हैं। कंडीशनली है ना भाई, अगर मैं नॉट बोल रहा हूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी कमेंट कर देते हैं, हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं और इसको कमेंट करते हैं, और अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं हमारी। मैं सिंपल वे से प्रोग्राम करूंगा और ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस वे से हमको फॉर्मुलेट करना है प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हैश इंक्लूड std io डॉट एच एज इट इज। उसके बाद हमारा वॉइड मेन हम डाल देते हैं, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारे कर लेते हैं, जिससे हमको आइडिया आ जाए कि भाई हाँ ये एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, एक वेरिएबल लेते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, और तीसरा रिजल्ट के लिए लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ओके, उसके बाद तीनों वेरिएबल इंटीजर प्रकार के हैं, तीनों के लिए मेमोरी सेपरेट स्टोर हो जाएगी, क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंटफ लिख लेते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अभी इनपुट करना है क्या, हाँ कर देना है तो कर लीजिएगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी। क्यों, अभी हमको ए की वैल्यू भी डालनी है, बी की वैल्यू, और रिजल्ट अपने आप आने वाला है, आपको पता है। तो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना, किस लिए, इस इंटीजर ए के लिए। उसके बाद मुझे अगेन बी के लिए भी डालना है, तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, यहीं पे परसेंटेज डी अगेन लिखूंगा। इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे 10 भी वेरिएबल रहते तो 10 वेरिएबल के लिए 10 इनपुट लेगा वो। ठीक है, 10 इनपुट लेगा, तो आप सिंपली परसेंटेज डी लिख लीजिए। ठीक है,
और ये यहाँ पे कंप्लीट। मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर, ये मैसेज दे रहा हूँ, एंटर वैल्यू, ये मैसेज है, सिंपली आउटपुट मैसेज, वैल्यू फॉर ए एंड बी। ओके, ये मैसेज है, आपको समझ में आया है कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम मैसेज के लिए। अभी उसके बाद ये डबल कोट, यहाँ पे आपको ए बी सी डी, अगर कुछ जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके लिए जिस प्रकार का डेटा टाइप है उस प्रकार का डेटा टाइप आप ले सकते हो। मैं वो दूसरा भी ऑप्शन करके बताऊंगा, ठीक है। परसेंटेज डी क्यों लिया, यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं चाहिए, ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज डी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर ए है और इंटीजर बी है, इसलिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे। अभी आपको पता है कि हमको ये डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे डेटा स्टोर करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एम परसेंट ए कॉमा, इन दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, इन दोनों में सेपरेशन, बाहर में सेपरेशन होना चाहिए मगर अंदर में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। बहुत बार गलती हो जाती है वहां पे, ठीक है। उसके बाद हमने, पता चल गया ए और बी की वैल्यू एज ए इनपुट कर ली हमने। इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट चाहिए, मैथमेटिकल रिजल्ट चाहिए, तो मैं सिंपली अभी मैथमेटिकल रिजल्ट के लिए रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, ठीक है। अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैं बोलता हूँ कि एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी लिख रहा हूँ मैं, आपको पता है कि वो क्या है, हमारा रिजल्ट हमारा इंटीजर फॉर्म में है, इसलिए मैं परसेंटेज डी लिख रहा हूँ। ओके, एडिशन आ गया। उसके बाद सेम स्टेटमेंट में कॉपी पेस्ट नीचे कर लेते हैं, एक मिनट, ये दोनों स्टेटमेंट में कॉपी पेस्ट 4 बार कर लूंगा, 1 2 3, ठीक है, एडिशन हो गया। यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, डिवीजन का सिंबल यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगेन आते हैं, क्योंकि एक मॉडुलस बचा है, हम यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल यूज करते हैं। मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर लिखता हूँ, ठीक है, और ये प्रोग्राम मैं यहीं पे फिलहाल के लिए स्टॉप कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने सेव। अभी देखो, अभी हर समय पे ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी, कौन सी, रिजल्ट की। डीबग करके हमको पता चल जाएगा, मगर हम अभी डीबग में नहीं जाते, हम डायरेक्टली प्रोग्राम रन करते। ओके, मैंने प्रोग्राम को सेव किया और अभी रन कर रहा हूँ। वो डिप्रिशिएशन का एरर आ गया हमारा, कौन सा, यहाँ पे एरर, हमने स्कैन एफ यू स्कैन हैश डिफाइन सी आर टी अंडर स्कोर ये, ठीक है। कंट्रोल एस, और ये अभी, ठीक है। देयर विल बिल्ड एरर, यू वुड बी लाइक टू रन द, नहीं, हमको तो इसको रन करना है भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ तो भी लोकल डिबगर, कुछ क्या हो गया इसको। ये प्रीवियस प्रोग्राम का दिखा रहा है, इस प्रोग्राम का कुछ नहीं हो रहा, ये फ्लोट सैलरी नेम एंड एरर, ये इस प्रोग्राम का नहीं है। हम्म,
ठीक है, एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को जो अभी लिखा है ना मैंने, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये अभी यहाँ पे इसको पूरा कमेंट मार देते हैं, इसी फाइल में एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो ठीक है, और मैं वही प्रोग्राम यहाँ का प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ अभी, और अभी रन करो भाई। अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम का प्रॉब्लम, देखो। ठीक है, तो अभी अगर देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो वैल्यू मैं यहाँ पे 50 और यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ। ठीक है, आंसर देखिए, एडिशन इज 50, सब्सट्रैक्शन इज 40, मल्टीप्लिकेशन इज 500, डिवीजन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 0, बराबर। ठीक है, तो आपको पता है ये स्लैश एन अगर लगाते हैं तो अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पे हर जगह पे स्लैश एन का यूज कर लूंगा, जिससे मेरा आउटपुट प्रॉपरली शो हो जाए। ठीक है, तो नाउ इट्स फाइन। ओके, सेव कर देता हूँ अगेन, और इसको रन करता हूँ। देखो अभी क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सपोज मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे 50, और यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है, और अभी देखिए आउटपुट क्या आता है। एडिशन इज इक्वल टू 53, सब्सट्रैक्शन 47, मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 150, डिवीजन अगर करते हैं तो 16। ठीक है, डिवीजन 16 आया ऊपर का आंसर। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, रिमाइंडर 2 आया। मैंने मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर क्या है, 2 आया। अभी 2 कैसे आया अगर ये देखना है, तो हम पेंट में जाते हैं, और 2 कैसे आया वो मैं रिमाइंडर का ही बताऊंगा सिर्फ, अभी रिमाइंडर कैसे आया वो देखते हैं। तो अगर हम 50 लेते हैं, ठीक है, 50 और ये डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो कितना आएगा, 50, 5 1 जा 5, 3 2 20, बराबर है, 5 6 जा 18, बराबर है, और ये कितना आया रिमाइंडर, 2, तो इसलिए ये 2 आया। डिवीजन का देखो 16, तो ये 16 आया। डिवीजन का देखो 16 आया था, तो 16 यानी ऊपर वाला आंसर है। रिमाइंडर यानी कि आपका मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू जो आंसर आया वो क्या है, 2 है। गॉट इट। बाकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो दिस इज द वे थ्रू विच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आया। अभी हम बात करते हैं हमारा इसके बारे में, किसके, ऑपरेटर के बारे में। अभी देखो ऑपरेटर के बारे में हम यहाँ पे वर्क करते हैं। अभी देखो मैं क्या लिखता हूँ, लिखने के लिए अभी वो जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमको स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे कि भाई आ, ये है कि तो वो है क्या, यानी ई फॉर एल्स, यानी मुझे चेक करना पड़ेगा ना इस केस में। अगर मैं एंड नॉट भी यूज करता हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, सपोज कंसिडर कीजिए कि a इज इक्वल टू 10 मैंने असाइन कर दिया, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि a भाई सही में 10 है या नहीं, है ना। मुझे बताओ a इज इक्वल टू 10 अगर मैं करता हूँ, हाँ, a इज इक्वल टू 10, तो नॉट ए क्या रहेगा, नॉट ए क्या रहेगा, हमें थोड़ी पता है नॉट ए क्या रहेगा। हमें तो ये कंडीशन है कि अगर ऐसा है तो बाकी दूसरा कैसा होगा, तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट टाइम। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमने यहाँ पे जो चेक किया है, ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, इसके लिए हमको चेक करना है, क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी है क्या, सिंपल। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी हमको कंडीशन चेक करनी है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आपका एज एज अगर हमारा 18 से ऊपर है, तो हम एलिजिबल है किसके लिए, वोटिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम वोटिंग कर सकते हैं।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी बोल, अभी 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 देखो, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नॉट ए, नॉट एज, नॉट एज ग्रेटर देन 18। तो अगर 18 के ये नहीं है तो ये स्कूलिंग, मैं ये ऑप्शन देता हूँ सपोज, ठीक है, ये बस ऑप्शन दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये सभी कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के लिए मुझे स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। कौन से स्टेटमेंट? तो उसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं हम? कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है कौन से? देखो, इफ और एल्स, इफ और एल्स, इफ। अभी इसमें भी क्या है, और एक बात बताते हैं। मैं यहाँ पे अभी मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाने के देना है। देखो, इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ, पहला क्या है, इफ, ब्रैकेट दे सकते हैं। इफ ब्रैकेट में जो भी आपको कंडीशन देनी है वो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, इफ, यहाँ पे आपकी कंडीशन रहेंगी, लॉजिकल कंडीशन। यहाँ पे भी लॉजिकल कंडीशन, एल्स यानी लॉजिकल कंडीशन। इफ अगर ऐसा है तो ब्लॉक, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक। तो ये इफ यानी क्या, यहाँ पे जो ब्लॉक रहेगा दैट ब्लॉक इज ट्रू ब्लॉक, है ना। अगर ये लॉजिकल कंडीशन होती है तो ये ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, नहीं होता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। ये ब्लॉक है, ध्यान में रखना, इफ और एल्स ब्लॉक। तो इसे ही हम इफ और एल्स लॉजिकल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, इफ एल्स, ओके। इसमें भी पता है क्या, नंबर ऑफ टाइम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट रहते हैं। तो तीसरा जो पैटर्न आता है, तीसरा अगर फॉर्मेट जो है, उसको हम कहेंगे थर्ड वाला। ये समझा के देता हूँ, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। सिर्फ हमको सिंटेक्स ध्यान में रखना है। इफ, लॉजिकल कंडीशन, अगेन ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस, अगेन हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखेंगे। एल्स के बाद भी अगेन सेकंड कंडीशन करनी है, चेक लॉजिकल कंडीशन। तो इसलिए एफ एल्स, अगेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, कंटिन्यूअसली एफ एल्स एफ एल्स एफ एल्स कंटिन्यूअसली, जितने बार आपको चाहिए उतने बार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको लिखना है उतने टाइम्स आप ये वाला इफ एल्स ब्लॉक लिख सकते हो। आपको लगता है कि 10 कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन चेक करनी चाहिए, सेकंड कंडीशन चेक करनी, नंबर ऑफ टाइम, और लास्ट में एल्स पार्ट, दैट्स इट। तो it's a part of if else statement, and this type of statement is called as a nested if else statement. Nested if else statement. The first point is simple if statement, second point is if else statement, ठीक है, समझा के देता हूँ, प्रॉब्लम भी लेता हूँ इसके ऊपर। और नेक्स्ट क्या है हमारा, if else स्टेटमेंट। डोंट वरी अबाउट इट, ओके, फाइन। नाउ द दिस पार्ट इज क्लोज नाउ। अभी ये किस, इफ जैसे इंग्लिश का इफ है ना, वही है इंग्लिश का इफ। अभी देखो प्रॉब्लम मेरा क्या है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई, अगर आपकी एज अगर 18 से ग्रेटर है, ये सिंबल्स है, ये पता है आपको, ये मैथमेटिकल सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ये सभी सिंबल्स है जो यहाँ पे भी यूज होते हैं, ध्यान में रखना। कौन कौन से सिंबल्स है हमारे पास, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सभी सिंबल्स जैसे मैथमेटिक्स में यूज होते, वही सारे सिंबल सी लैंग्वेज में भी अवेलेबल्स है, ओके, ध्यान में रखना। अभी हम यूज करते हैं और उसको आगे आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एज, अगर अ, मुझे प्रोग्राम बनाना है कि भाई वोटिंग के लिए पर्सन एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है, मेरा क्या है, वोटिंग के लिए पर्सन एलिजिबल है या नहीं, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो वोटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि एज उसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज मैं यूजर से एज उसका पूछता हूँ और उसने अगर बिलो बोला, तो उसको मुझे क्या मैसेज देना है, अगर बिलो 18 है तो उसमें मैसेज क्या देना पड़ेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट।
अगर उसने अब वो बोला तो मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ आप एलिजिबल हो वोटिंग के लिए। ओके, तो ये मेरा पर्टिकुलरली एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से ड्राफ्ट कर सकता हूँ, आपको पता है ऑलरेडी हमने हैश इंक्लूड वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी ये सारा मटेरियल हमने यहाँ पे डाला है। तो इस मटेरियल को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल ये इसको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ, और हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए ये मेरी फर्स्ट लाइन है अभी, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वोटिंग का, वोटिंग करना है। तो वोटिंग किस तरीके से होगा, तो एक तो वेरिएबल लगेगा, कौन सा, इंटीजर एज, एज लगेगा है ना। उसके बाद मुझे प्रिंट एफ वेलकम टू वोटिंग प्रेडिक्शन सिस्टम, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, प्रेडिक्शन सिस्टम। ओके, ये मैसेज सिंपली चाहिए इसलिए। एज हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो अगेन प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ये स्लैश एन कर देता हूँ यहाँ पे न्यू लाइन में आने के लिए, एंटर योर एज। ओके, उसके बाद लिखता हूँ एज, एज एंटर करना है तो ऑब्वियसली स्कैनफ स्टेटमेंट, परसेंटेज डी एक ही बार, क्यों, क्योंकि भाई एक ही बार तो एज लेना है मुझे, मुझे कहाँ बार बार एज लेना, एम परसेंट उस एड्रेस पे एज, एज जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए अभी मुझे चेक करना है क्या, इफ, ऊपर में बोला था मैंने इफ लॉजिकल कंडीशन, देखो मैंने हर जगह पे यहाँ पे लिखा है इफ लॉजिकल कंडीशन, इफ लॉजिकल कंडीशन, अगर वो 18 होगा, अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, एल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल। हम भी वही करते, इफ क्या, किसका कंपैरिजन करना है, एज इज ग्रेटर देन इस नंबर के साथ, अगर है तो क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं, देखो ये स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ओपनिंग ब्रेस, क्या करना है हमें बताना है, प्रिंट एफ, क्या बताना है, यू आर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, ट्रू, ऊपर की कंडीशन ट्रू होती थी, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, ओके ना, दिस इज क्लियर नाउ, एल्स अगर ये नहीं है तो क्या है, अगर ये ऐसा नहीं है तो यही स्टेटमेंट मेरे, यू आर नॉट लिखूंगा यहाँ पे, नॉट एलिजिबल, ये स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एलिजिबल, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एज लिया, एक डेटा इंटीजर एज लिया, उसके बाद मैसेज, ये भी मैसेज यहाँ पे भी, और यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट डाला हूँ मैं, लॉजिकल कंडीशन मेरी ये है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन होने के बाद जो भी मैं एंटर करूँगा उसके बेसिस पे ये डेटा चेक होगा, और यहाँ पे प्रिंट आउट स्टेटमेंट आएगा। तो अभी मैं इसको अगर सेव करके रन करता हूँ तो देखिए, वेलकम टू वोटिंग प्रेडिक्शन सिस्टम, एंटर योर एज, सपोज मैं 21 डालता हूँ, वो क्या बोल रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आ गया आंसर, 21 डालता हूँ ना, ग्रेटर देन 18, दैट्स वाई द आंसर इज यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सेम अगेन, यानी ट्रू कंडीशन मेरी होगी है ना, मैं अभी 6 डालता हूँ, 6, 6 इज लेस देन मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स अगर है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। देखो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, समझ में आ गया, यस और नो। यस। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है हमारा, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ, अगर सपोज कंसिडर करो कि एक सेकंड, अभी मुझे दो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, एज इज इक्वल टू दिस, एंड एंड दूसरी कंडीशन है कि भाई
एंड यानी दो कंडीशन चेक करनी है मुझे, दो कंडीशन चेक करनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टर, कैरेक्टर नेम, नेशनैलिटी, ठीक है, इसमें डालता हूँ इंडियन, ठीक है। तो नेशनैलिटी इंडियन, अदर देन इंडियन रहेगा तो नॉट एलिजिबल। तो मैं किस तरीके से लिखूँ यहाँ पे, तो ये भी एंटर करना पड़ेगा। ओके ओके, काम करते हैं, ये ना लेते हुए एज इज ग्रेटर देन 0 एंड नेशनलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, एक काम करते हैं, ये एज ए इनपुट लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, एंड अभी मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, एंडिंग, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए दोनों कंडीशन, है ना, तो ही जाके मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो नहीं। इंडियन, ओके। अगर नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन है, नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन है, तो ही वो ये क्या करेगा, एज ग्रेटर देन होनी चाहिए और नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, एलिजिबल बताएगा। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अगेन ये वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंटर यूर, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग लेता हूँ, और यहाँ पे जो ऊपर में वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेशनलिटी, वही वेरिएबल यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये वाला भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या। चलो सेव कर देता हूँ मैं फिलहाल, और एग्जीक्यूट। एंटर योर एज, सपोज मैं 14 डाल देता हूँ, एंटर योर नेशनलिटी, देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग बिकॉज दिस कंडीशन इज फॉल्स and this condition is true. Now we are again making the second option. ठीक है, अगेन सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखो योर एज इज 18 and this value is Indian, ओके। तो अगेन बोल रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रिंग कंपैरिजन के वक्त हमारा इशू आ रहा होगा। तो ये स्ट्रिंग है तो कंपेयरिंग के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शंस यूज करना है स्ट्रिंग के लिए। तो, हम्म, अच्छा, एक सेकंड, तो अगेन यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं, एज इज 32, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है इसलिए ये इशू है, तो इसको हम निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, मगर यहाँ पे दो कंडीशनल हम चेक कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे दूसरा डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये वाला समझ लीजिए कि ये वाला प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जब हम वो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे ना, तब मैं ये प्रॉब्लम अगेन सॉल्व करके दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने एम्परसेंड यूज किया है, वो स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके हम कंपैरिजन करेंगे और बाद में इफ एल्स पार्ट में ये असाइन कर देंगे। तो ये सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है,
कि जिसके थ्रू ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। ओके, अभी वोटिंग हो गया, तो इसमें अगर मैं सेकंड कंडीशन अगर डालना चाहता हूँ तो डाल सकता हूँ बाय यूजिंग द एम्परसेंड एंड और दोनों के बीच में अगर कंडीशन चेक करनी है तो चलो एक काम करते हैं हम, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं ये वाला भी प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और अगेन दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताता हूँ और उसके थ्रू हम जाते हैं। चलो, तो कंसिडर कीजिए वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके लिए मुझे एंड और ऑपरेटर अगर आपको समझा के देना है तो मुझे दूसरा एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा और उसके थ्रू मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ। तो देखिए, तो सपोज कंसिडर कीजिए कि आप कॉलेज में हो और कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम है और ग्रेडिंग सिस्टम में हमको जो ग्रेड्स मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, है ना। तो सपोज मैं 100 to 90 अगर है तो हम कंसिडर करते हैं कि ए प्लस ग्रेड है। और उसके बाद सपोज कंसिडर कीजिए 89 से लेके 80 तक अगर है तो ये ए वाला ग्रेड है। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो 79 से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 75 ये बी प्लस ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद 74 से लेके 60 तक, ठीक है, ये बी ग्रेड है। और उसके नीचे जो हो गए 60 के लेस देन 60, ठीक है ना, लेस देन 60 जो भी होंगे 59 उनको डी ग्रेड, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया है ग्रेडिंग सिस्टम का। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग में कैसे किस तरीके से लिखूंगा, अभी देखो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे ग्रेड्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एज अ इनपुट लेता हूँ, मैं कैलकुलेशन के पार्ट में नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट इनपुट लेता हूँ कि भाई आपको कितने मार्क्स मिले उस रेंज में हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, मार्क्स लिखता हूँ और मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्यों, तो यहाँ पे पहले तो प्रिंटफ स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, प्रिंटफ एंटर यूर मार्क्स, ठीक है। स्कैन परसेंटेज डी एम्परसेंड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अभी ये मुझे लिखना है, ये सारा लिखना है, ये कैसे लिखेंगे, इफ क्या, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 100 है एंड दो कंडीशन है ना, एंड जो मार्क्स है जो मार्क्स है ग्रेटर देन 100 रहेंगे क्या, नहीं, मार्क्स इज इक्वल टू 100, एक तो ये होना चाहिए एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, है ना, मगर हमको और चाहिए, और चाहिए मार्क्स ग्रेटर देन 90, 90 के ऊपर और 100 के बराबर अगर है तो उसका ग्रेड क्या रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझा, एल्स इतना ही है कि हमारा, नहीं, इफ है अगेन, एल्स और उसके बाद अगेन इफ है क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है उसके साथ, क्या है दूसरी कंडीशन, क्या है, ये यहाँ पे दिख ही रही है हमको, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि भाई 89 से 80 तक मार्क्स किससे लेस होनी चाहिए, 89,
इज इक्वल टू, ये भी इज इक्वल टू हो चाहिए, है ना। एक तो इज इक्वल टू होनी चाहिए, इससे नीचे और इसके ऊपर, ठीक है, और इसके इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये जो बंदा रहेगा फिर ये किस में रहेगा, ए ग्रेड में, ठीक है। समझ रहे हो। अभी मुझे पता है कि ये वाला स्टेटमेंट मुझे मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है, क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला है ना 79 to 75, तो यहाँ पे लिखना है 79, यहाँ पे क्या लिखना है 75। मेरा फॉर्मूला तो बन गया है ना, बी प्लस ग्रेड, अगेन एल सी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। हाँ 74 फास्ट नहीं हो रहा ना, 70, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहा है, सिंपल है ये। तो बी प्लस, ओके। और लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन यानी क्या, एल्स पार्ट है, दैट्स इट। एल्स पार्ट यानी खत्म। तो ये कंडीशन चेक करने की गरज ही नहीं है हमको यहाँ पे, है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 59 से लेके कहाँ तक लेना है वो भी बताना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 59 से लेके 40 तक, ठीक है, डी ग्रेड, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर है, और ये वाला प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ। एंटर योर मार्क्स 75, ए ग्रेड में आ गया, देखो 75%। अभी देखो इसमें ए ग्रेड में आ गया, 75 को भी ए ग्रेड में कर दिया, है ना। यानी क्यों ऐसा किया होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई क्या हमारी। ए ग्रेड में नहीं चाहिए था ना, ग्रेटर देन 80। ठीक है, अगेन मैं रन करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ, तो भी ए ग्रेड ही बदल रहा है। यानी ये फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एल्स इफ, एल्स इफ के बाद वो क्या कर रहा है, मार्स की कंडीशन बराबर है क्या, ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, इससे इससे कम तो सब, एट्टी नाइन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 89 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन 80, है ना। ग्रेटर देन 89 अगर होगा तो ये तो फिर इस कंडीशन में ही जाएगा, हमको तो लेस करना है ना। लेस देन 89, लेस देन इक्वल टू 89, एंड मार्क्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटर चाहिए, सही तो लिखा है हमने। इससे कम, ये और नहीं एंड करते हैं फिर, नहीं मगर दोनों कंडीशन ट्रू अगर है तो ही वो आएगा ना, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही अगर आएगा, ओके ओके ओके। एंड लगाएंगे, और यानी क्या ट्रू ही हो जाएंगे नो कंडीशन। सेकंड कंडीशन ही ट्रू हो जाएंगी अगर और लगाते तो, क्योंकि आइदर वन और टू। देखो डी ग्रेड आ गया, समझने की कोशिश कीजिए अभी। वो और लगाया तो दोनों ट्रू ही होंगे ना। और यानी क्या, और में हमने क्या पढ़ाया था, देखो और में हमने क्या पढ़ा था, और में देखो सभी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर इज ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर इज ट्रू। मगर इस केस में क्या है, एंडिंग में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी आंसर क्या है, जीरो।
दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दोनों कंडीशन हमको ट्रू करनी है। इस और इस रेंज के बीच में है क्या, चेक करना है हमको। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो अगेन मैं जाता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे एंटर योर मार्क्स, अभी मैं सपोज 78 देता हूँ। देखो बी प्लस ग्रेड आ गया, 78 इस रेंज में है। ठीक है, अगेन मैं अगर अभी ये मेरा प्रोग्राम फाइन हो गया। नाउ यू लुक हियर, आई एम पुटिंग हियर 72 बी ग्रेड। ओके, ये समझ में आया क्या एंड क्यों लगा है? तो और में क्या हो रहा था, दोनों कंडीशन को वो, दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू बता रहा है ना, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू ही बता रहा। और यहाँ उसका मीनिंग भी वो, यहाँ पे कैसे दोनों कंडीशन चेक करेगा, दोनों अगर ट्रू है यानी उस रेंज में है तो ही वो ट्रू बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। अभी देखो, ये समझ में आया ये प्रोग्राम? यस और नो? दिस प्रोग्राम is belongings to the simple Yes. if else statement. Okay, now I am putting here the 100। देखो a प्लस आ गया। ठीक है, अगेन आई विल बी शोइंग यू। तो ये अभी रेंज का समझ में आ गया खेल कैसा है? तो हाँ 92%। कुछ तो भी गड़बड़ किया हम, कुछ तो भी गड़बड़ किया। 92%, ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा? 92 इक्वल टू मार्क्स टू 90। तो ये टेस्ट करना हर बार, तो कहीं तो भी हमारा लॉजिक, देखो ये सारी चीजें लॉजिक पे ऊपर डिपेंड है। हमने कुछ तो भी गड़बड़ किया होगा तो इसकी वजह से नहीं आ रहा होगा, तो ये सिंपली लॉजिक वाला है। तो लॉजिक चेक करना हमारा अपना, तो इस वजह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं हमारा प्रॉब्लम। 94 चेक कर लीजिएगा आप अपने एंड पे, हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो ये लॉजिक समझ में आया किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, इफ एल्स समझ में आया। इसमें हुआ क्या वो समझने की एक बार कोशिश मैं बताता हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हमने क्या किया कि चेक कर रहे हैं हम इफ, ये लॉजिकल कंडीशन है हमारी। लॉजिकल कंडीशन, देखो ये ऑपरेटर है इक्वल टू, यानी हम बोल रहे हैं कि अगर वो मार्क्स 100 है एंड और मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 है, तो उसको ए ग्रेड ए प्लस प्रिंट करो। नहीं तो एल्स, एल्स पार्ट यानी नहीं तो अगेन चेक करो कि भाई ये इस रेंज में है क्या, तो ये प्रिंट करो। ये भी फॉल्स होता है, सपोज ये कंडीशन, अभी देखो हम जब बोल रहे हैं कि इसको देखो, ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 79 देता हूँ, 78 देता हूँ, तो ये बी प्लस ग्रेड पे ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है प्रॉपर। इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझने की कोशिश करो, कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पे आया, या इसके बाद यहाँ पे नंबर ले लिया, यहाँ पे 78 बोला हमने, तो ये 78 यहाँ पे चेक करने के लिए गया। चेक करने के लिए भाई, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जंप कहाँ पे होगा, वो ये कंडीशन पे आएगा, एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट में जंप होगा तो यहाँ पे भी कंडीशन दिखी, ये चेक किया, ये भी फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हो गया तो ये वाला यहाँ पे एल्स पे आ गया, यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे इसको एक कंडीशन हमारी जो 78 डाली है वो ट्रू मिली। तो ट्रू जैसे ही मिला, यानी ये ब्लॉक हमारा ट्रू जब हुआ तो ये अंदर घुसा और ये प्रिंट कर दिया। और ये ट्रू हो गया तो मीनिंग, ये अगर ट्रू हो गया तो इसके नीचे वाले स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, इसलिए उसने नीचे वाले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं किए और बाद में एग्जिट हो गया सिस्टम के थ्रू। समझ में आया क्या? आया ना? हाँ अभी देखो, अभी हमको अगर देखना है तो हम लॉजिकली अगर देखते हैं हमारा प्रोग्राम किस वे से डिबग करते हैं, स्टेप इनटू। देखो सबसे पहले ये मेन में आया, देखो मार्क्स के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर दी। अभी एंटर योर मार्क्स, इसके लिए पूछा गया मार्क्स, अभी तक आया नहीं हूँ, अभी पूछ रहा कि मार्क्स डालो। ठीक है, मार्क्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी।
और मेमोरी एलोकेट करने में अभी पूछ रहा मार्क्स डालो, तो अभी हम 56 डालते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। मार्क्स में अभी 56 गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मार्क्स में अभी 56 गए, मेमोरी में 56 मार्क्स स्टोर हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन स्टेप इनटू, देखो फर्स्ट लाइन पे गया, सेकंड लाइन पे आया हो एल्स पार्ट में, देखो क्या कर रहा है, तो ये कंट्रोल देखो यहाँ पे आया, एल्स पार्ट में आया, समझ रहे हो क्या, देखो अभी ये नेक्स्ट पार्ट में आया, यहाँ पे आया, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, अभी देखो प्रिंट किया, अभी अभी इसने नेक्स्ट लाइन ली, प्रिंट की, दिख रहा है आपको, बाहर निकला, समझ में आया, है या ना। हाँ ये लॉजिकल हमारा इस वे से एग्जीक्यूशन होता है, ये देखो आउटपुट आ गया डी ग्रेड, प्रिंट हो गया था उस समय पे। अभी अभी अगेन एक बार लास्ट हम डीबगिंग कर लेते हैं कि जिसके थ्रू हमारा आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो हम अगेन डीबग करते हैं, ठीक है, मेन में आया प्रोग्राम, मेन में आने के बाद अगेन डीबग करते हैं, फर्स्ट लाइन हमारी इनिशियलाइज हो गई, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया मार्क्स, अभी फर्स्ट लाइन आ जाएंगी हमारी आउटपुट में। हम्म, ये देखो फर्स्ट लाइन हमारी आ गई है, ठीक है। अभी स्कैनफ स्टेटमेंट बोल रहे हैं हम, अगेन उसको स्कैनफ के लिए उसने बोला कि मार्क्स डालो, अभी मैं मार्क्स यहाँ पे 75 डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो ये 75 मार्क्स यहाँ पे मार्क्स में चले गए, दिख रहा है आपको यहाँ पे मार्क्स वेरिएबल में स्टोर हो गया डेटा। उसके बाद अगेन हम स्टेप इनटू करते हैं, अभी एल्स पार्ट में आ गया क्योंकि ये पार्ट हो गया एग्जीक्यूट, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो ट्रू है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट में आ गया, ये देखो यहाँ पे पॉइंटर है हमारा, दिख रहा है ये पॉइंट, अभी ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अभी भी आउटपुट नहीं है, अगर देखोगे तो आउटपुट नहीं है, ठीक है। स्टेप्स, अगेन अभी वो घुस गया अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में, तो अभी देखो यहाँ पे अभी भी नहीं है, अभी ये स्टेटमेंट पास करेगा, कौन सी, ये 120 लाइन का ये स्टेटमेंट पास करेगा, देखो आउटपुट निकल बाहर निकल गया, तो अभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया बी प्लस ग्रेड, है ना। अभी वो अभी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा क्या, ये एल्स पार्ट में जाएगा क्या, यस और नो, नो नो, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर, डायरेक्ट बाहर निकला है, लास्ट लाइन 130 लाइन पे आ गया समझ में। यस हाँ, तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से वर्कआउट होता है, सेम हमने अभी देखो सिंपल इफ का प्रोग्राम देखा, एक वोटिंग वाला, उसके बाद हमने मल्टीपल इफ एल्स, मल्टी नेस्टेड इफ एल्स का भी देखा, और नेस्टेड इफ एल्स के लिस्ट में हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंडिंग का यूज किया, और एंडिंग किस तरीके से होता है वो भी हमने देखा, ये वाले पूरे ध्यान में रखना है आपको, ये दिमाग में रखना है, कौन सा, ये टेबल, ये टेबल से ही हमको आइडिया आ जाती है कि किस तरीके से हमको ये सॉर्ट आउट करना है, ओके। तो मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल कैसा यूज करना पड़ता है, और लॉजिकल, लॉजिकल का एंडिंग और ऑरिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एंड कैसे यूज हो रहा है और कैसे, और में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू हो जाता है, एक भी कंडीशन यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो, और में एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर इज ट्रू, मगर एंडिंग ऐसा है कि दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक वो ट्रू करता ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एंडिंग और ऑरिंग का यूज करना पड़ता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अभी और एक एक लास्ट प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बना के दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये नॉट वाला बच्चा है तो नॉट वाला हम क्लियर कर लेते हैं, और नॉट में 2 मिनट का प्रोग्राम है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस प्रोग्राम को। देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ,